दिल्ली धमाकों से जुड़ी कई रिपोर्ट्स और जांचें जब मीडिया में एक साथ आ रही हैं, तो हमें समझना होगा कि यह बहुत व्यापक मामला है। यानी इसकी योजना महीनों पहले बनाई गई थी और लगभग 2500 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट मंगवाया गया था। इसकी फंडिंग किसने की? लगभग 6 पेशेवर डॉक्टर हिरासत में हैं, लगभग 3 कारें मिली हैं। ये सभी इसी से जुड़ी हैं। पूरे भारत में धमाका करना और भारत को डराना, यही इरादा था। एक विश्वविद्यालय यानी एक स्वायत्त विश्वविद्यालय तुर्की जो इसे फंड कर रहा है, उसके कई आरोपी पाकिस्तान जाते हैं, तुर्की जाते हैं और उनसे बात करते हैं। इतनी बड़ी साजिश रची गई है और फिर भारत में वापस आकर हर जगह एक बड़ा धमाका करने वाला है। धमाकों की एक श्रृंखला के बारे में सोचना चाहिए। यह कोई साधारण मामला नहीं है। कई लोग शामिल हैं, एक समूह जो तबाही मचाने निकला है। जब वे कहते हैं कि हर स्तर पर एक डॉक्टर है, वे उच्च शिक्षित है, उन्होंने प्रतियोगी परीक्षा पास की है, उन्होंने एमबीबीएस पास किया है, कुछ लोगों ने एमडी पास किया है, फिर अल-फलाह मेडिकल यूनिवर्सिटी ने इसके 2-3 नहीं कमरों में बस यही पूरी साजिश रची जा रही है। इतना सब करने के बाद ऐसा कहा जाता है कि वहां गलती से विस्फोट हो गया। यह उनकी योजना नहीं थी। उनका इरादा बड़े पैमाने पर योजना बनाकर तबाही मचाने का था। वजह यह है कि जब जा रहा था तो अचानक घबरा गया, क्योंकि जम्मू कश्मीर की घटना के बाद अचानक घबरा गया और ये एक धमाका घटित हुआ। ये बात कई राष्ट्रीय चैनलों और पुलिस ने कही है। अब हमें महत्वपूर्ण कारण पर गौर करने की जरूरत है। हमें इसकी आलोचना करने की जरूरत है। भारत की राजधानी दिल्ली के पास फरीदाबाद में एक इस्लामिक कल्चर सेंटर है। कोई अल-फलाह नाम से एक मेडिकल यूनिवर्सिटी चला रहा है। इसके वित्त पोषण के बारे में यहां बहुत पैसा आया। वहां के बहुत से लोग, डॉक्टर और अन्य लोग तुर्की, पाकिस्तान, चीन और कई अन्य जगहों पर जाते हैं। वे वापस आकर उन्हें इकट्ठा करते हैं। वे भारत के कई हिस्सों के कई शहरों में घूमते हैं। डॉक्टरों और अन्य लोगों की तरह एक बड़ी जनशक्ति जो साजिश कर रही है, तैयार की जाती है। लोगों को एक श्रृंखला के रूप में लाया जाता है। हम बिना जाने यह सब कैसे कर सकते हैं? यही सवाल है। हम बिना जाने यह सब कैसे कर सकते हैं? दिल्ली एक राजधानी है, चाहे वह फरीदाबाद हो या गाजियाबाद या गुरुग्राम। यहां भी कुछ ऐसा ही है जिसे आपको समझने की जरूरत है। दिल्ली में कई जगहों पर तुर्की द्वारा वित्त पोषित छात्रावास है, निजामुद्दीन और कई अन्य जगहों पर भी। तो इन वित्त पोषित छात्रावासों का उद्देश्य क्या है? यही महत्वपूर्ण बात है। वे उन्हें वित्त पोषित क्यों कर रहे हैं? जैसा कि आप जानते हैं, केरल के कई इस्लामो कट्टरपंथी संगठन तुर्की गए और उन्हें धन प्राप्त हुआ। यह सब एक तथ्य है। यह कोई मनगढ़ंत बात नहीं है। सरकार ने इसकी कड़ी निगरानी क्यों नहीं की? कुछ बातों में गलतियां थी। इसकी निगरानी क्यों नहीं की गई? इसे क्यों छोड़ दिया गया? यही इसमें महत्वपूर्ण कारक है। वे कहते हैं कि टेलीग्राम चैनल भी उनका संवाद है और भी बहुत कुछ है। यह पूरी साजिश रची गई थी। तो चाहे वह एक अवसर था या उनकी यह अंतरराष्ट्रीय यात्रा, इसे अनदेखा क्यों किया गया? यही सवाल है। आप जानते हैं कि वे इस तरह के समूह का समर्थन क्यों करते हैं? आपको पता है केरल में जमाते इस्लामी सही मायने में धार्मिक सांप्रदायिकता और धार्मिक आतंकवाद है। सरकार उनकी फंडिंग और अन्य चीजों को क्यों नहीं रोक सकती? वे सोशल मीडिया पर इतना प्रचार कर रहे हैं, भारत विरोधी, भारत को नष्ट कर देना चाहिए। वे इतने बौद्धिक और समर्थक हैं कि इसके लिए कई मंच तैयार कर रहे हैं। हम इसे क्यों नहीं रोक सकते? सवाल उन लोगों से है जो कहते हैं कि हमें तुर्की नामक इस देश को एक दुश्मन देश के रूप में देखना चाहिए। हमें इसे उसी स्तर पर देखना चाहिए जैसे हम पाकिस्तान को देखते हैं, क्योंकि तुर्की का इरादा उस इरादे को लागू करने का है। वे उच्च स्तरीय डॉक्टरों, तकनीकी विशेषज्ञों और टेक्नोक्रेट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसकी खबरें पहले भी कई जगहों पर आ चुकी है। भारतीय, खासकर एक फ्रांसीसी समूह के लोग अपनी मर्जी से तुर्की जा रहे हैं। उनके कई अन्य आतंकवाद समर्थक समूहों यानी फंडिंग समूहों से संबंध है। यह पहले भी स्थापित हो चुका है। हम इस पर नजर क्यों नहीं रखवाए? हमें यह समझने की जरूरत है कि यह एक डिजिटल पीढ़ी है, एक समूह है जो भारत के खिलाफ इतनी सारी समस्याएं पैदा करने की कोशिश कर रहा है। हमें यह समझने की जरूरत है कि मैं यह नहीं कह रहा हूं कि भारत के सभी मुसलमान आतंकवादी हैं, लेकिन ऐसे कई संगठन हैं जो इस आतंकवाद का समर्थन करते हैं। क्या वे हमास का समर्थन नहीं करते?
इसी तरह एक वैश्विक क्या किसी आतंकवादी संगठन का समर्थन नहीं करते? सरकार इस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर पा रही है, जबकि यह एक पूर्ण केंद्र सरकार का मामला है? इसी तरह सीएए आंदोलन के दौरान भारत की रेल लाइनों और भारत की संपत्तियों को नष्ट करने वाले कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया? उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई? क्योंकि यह एक उभरता हुआ मामला है। यह एक कारखाना है। इस कारखाने के अंदर इसी तरह का धार्मिक जहर, इसे अंतर्राष्ट्रीय समर्थन आधार तक पहुंचाओ, उन्हें आर्थिक मदद मिले, उन्हें सीमा से हथियार मिले। यह कोई छोटी बात नहीं है। सरकार को इससे निपटना चाहिए। राष्ट्रीय सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण कारक है। ऐसे कई विश्वविद्यालयों में कई स्लीपर सेल हैं। वे सभी इसका समर्थन करते हैं। यह सोशल मीडिया तरह तरह के नैरेटिव गढ़ रहा है। सरकारी व्यवस्था इस पर नजर क्यों नहीं रख पा रही है? विदेशों से कई लोग सोशल मीडिया पर भारत पर तीखे हमले कर रहे हैं। भारतीय खुद इसे नियंत्रित क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि भारत के वैश्विक और बहुपक्षीय संबंध अच्छे हैं। यह एक छोटा खेल नहीं है, यह एक व्यापक खेल है। उन्हें वैश्विक स्तर पर कई देशों से, यहां तक कि कूटनीतिक रूप से भी समर्थन मिला है। यह तुर्की है। हमें अलग थलग होकर आगे बढ़ना चाहिए। यह कोई छोटा मोटा खेल नहीं है। वे भारत में इस मुस्लिम समुदाय को पूरी तरह से अलग थलग करके और इसी तरह का धमाका करके भारत में समस्या पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह जब ये मुस्लिम समुदाय पूरी तरह से अलग थलग और एकजुट होते हैं, जब कई जगहों पर धमाके होते हैं, जब बहिष्कार और समस्या होती है, जब भारत में समस्या होती है, समझे कि घरेलू स्तर पर पोषित आतंकवादी है, उन्हें विदेशी समर्थन प्राप्त है। यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। जब हम संघर्ष और आतंकवाद के बारे में कुछ बातों का अध्ययन करते हैं, तो हम देखते हैं कि यह घरेलू स्तर पर पोषित और पोषित आतंकवादी समर्थक समूह यानी हमास, इस तथाकथित आतंक को अगर हम उस समूह की उपेक्षा करते हैं जो इस समूह का समर्थन करता है, इन सब को नजरअंदाज न करें, अन्यथा हमें इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। मैं यह निष्कर्ष निकाल ले जा रहा हूं कि भारत के कई संस्था के अंदर कई स्लीपर सेल हैं जो बहुत सक्रिय हैं। मलयाली लोग भी हैं। इसलिए मूल रूप से हमें यही रोकने और उन पर नकेल कसने की जरूरत है। यह उस कट्टरपंथ से बदल रहा है जिस पर नकेल कसी गई थी, और अब यह पुनः कट्टरपंथ की ओर बढ़ रहा है। भारत सरकार इसे सबसे ज्यादा महत्व दे रही है। इसे राज्य का पूरा सहयोग मिलना चाहिए। मैं एक बात पक्के तौर पर कह सकता हूं, आतंकवाद कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे एक दो दिन में 2 बम गिराकर खत्म किया जा सके। इसके लिए एक दीर्घकालिक नीति की जरूरत है। मदरसा की घटना समेत बच्चों को दी जाने वाली यह धार्मिक शिक्षा पूरी तरह से सही है। यह एक नया भारत है जो सभी धर्मों पर प्रतिबंध लगाता है और एक नए भारत का निर्माण करता है, यानी सभी धर्म और धार्मिक अनुयायी यहां रह सकते हैं। यह एक ऐसी जगह है जहां प्रतिस्पर्धा है और आतंकवाद फैलाने वालों को बढ़ावा नहीं मिलता है। हमें इसी तरह आगे बढ़ना चाहिए, तभी भारत बहुत कुछ हासिल कर सकता है।